गठबंधन धर्म जो होता है वो भाजपा ने हमेशा बखूबी सम्मान पूर्वक निभाया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीजें तय हो रही हैं उसके हिसाब से तय हो रहा है। छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यही रहेंगे। नाव का कोई पतवार नहीं, जिस बस्ती का कोई सरदार नहीं। बिहार तो राम भरोसे चल रहा है इस वक्त। करोड़ों महिलाओं के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार से बड़ा दूसरा इस देश में कोई नहीं। सरकार जो है सरकार बनाने में लगी, पेंशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। बिहार में सत्ता परिवर्तन का समय अब बेहद नजदीक आ चुका है। जिस सत्ता परिवर्तन को लेकर सिर्फ सुगबुगाहट चल रही थी, उस पर अब मुहर लगने वाली है। नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा के लिए नामांकन किया था, तभी से इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि बिहार में अब जल्द ही नया मुख्यमंत्री कुर्सी पर दिखाई देगा। यह चेहरा कौन होगा, कैसे होगा, इस चीज को लेकर के भी अटकलों का दौर चल रहा था। जैसे ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बिहार में क्या संख्या बल के हिसाब से भारी पड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा में बड़े भाई की भूमिका में होगी, या फिर हर बार खेला करने में माहिर नीतीश कुमार ऐन वक्त पर कोई बड़ा दांव चल देंगे। पटना में जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता की तरफ से एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीर, पार्टी का चुनाव निशान तीर, ये सब दिखाया गया है। होर्डिंग में निशांत कुमार को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी और पद संभालने के लिए सक्षम नेता भी बताया गया है। बृहस्पतिवार को नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए। नीतीश कुमार दिल्ली में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। इस बीच भाजपा के बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बैठक भी संभव है। बिहार भाजपा के कई बड़े नेता जो सरकार और संगठन दोनों में शामिल हैं, उन्हें भी दिल्ली तलब किया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगले कुछ दिन में बिहार की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन काफी बड़ा मुद्दा होगा। ये मौका बड़ा अहम होगा। दिल्ली में ही बिहार का भविष्य तय होगा। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के दौरान ही बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, जिसे पटना वापस आकर नीतीश कुमार ग्राउंड जीरो पर उतारकर अंजाम देंगे। 11 अप्रैल को पटना में एनडीए के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें नई सरकार के गठन को लेकर बड़ा फैसला होगा। 13 से 14 अप्रैल के बीच नीतीश कुमार के इस्तीफे की भी खबर है और 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने की चर्चाएं हैं। अगर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाती है तो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या सम्राट चौधरी बीजेपी का चेहरा होंगे या फिर कोई दूसरा नेता होगा जो नेतृत्व संभालेगा? फिलहाल दिल्ली के दौरे पर हैं नीतीश कुमार और पटना में चल रही हलचल के बीच कुछ मंत्री या अधिकारी बेचैन हैं। मंत्रियों को इस बात की चिंता है कि अगली सरकार में उनके पास वही मंत्रालय होगा या नहीं होगा, वो मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या होगा जो बदल जाएगा। कुछ को अपना पत्ता कटने की भी आशंका सता रही है। अधिकारियों में भी नई सरकार को लेकर अपनी भूमिका तलाशने का क्रम जारी है। इसको जिज्ञासा काफी बढ़ी हुई है बिहार के अधिकारियों में। बिहार की जनता अपने नए नायक के इंतजार में है। आने वाले समय में सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठेगा और बिहार को विकास के रास्ते पर कैसे लेकर के चलेगा, ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब समय के साथ सबके सामने आएगा। लेकिन यह समय ऐसा है जब अटकलों का बाजार गर्म है, समीकरण बन रहे हैं, रणनीतियां तय हो रही हैं। लिहाजा आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान। कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के संबंध यही तो है कि गठबंधन धर्म जो होता है वो भाजपा ने हमेशा बखूबी सम्मान पूर्वक निभाया है और यही कारण है कि आज भी दलों को हम पर विश्वास होता है। और यह आज जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी चीजें चल रही हैं, सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीजें तय हो रही हैं उसके हिसाब से तय हो रहा है। कल 12:15 बजे उनका शपथ ग्रहण है पार्लियामेंट हाउस में, चेयरमैन साहब दिलवाएंगे
और उसके बाद आ करके और फिर क्या होता है हम लोग के यहाँ 13 तारीख तक दिक्कत है, खरमास है, तो 13 के बाद, खरमास के बाद 14 से सब कुछ। निशान जी लाखों लाख हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ताओं के आवाज को उन्होंने सुना। कार्यकर्ता चाहती थी, नेता चाहते थे कि निशान जी आए और पार्टी में सक्रिय भूमिका में आए, तो आ रहे हैं पार्टी में, आगे पार्टी में। और पार्टी में आप देखते ही कि पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, इनसे विमर्श कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और संवाद, पार्टी की गतिविधि को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पार्टी के संगठन को गतिविधि को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें तो आप जानते हैं कि बहुत और कल बेहतर करेंगे। देखिए, सबका दिल मायूस तो जरूर है, हर बिहार वासी का दिल आज कह सकते हैं कि थोड़ा ना कहीं मायूस ऐसे लगता है कि कोई परिवार का सदस्य जब कहीं दूर जाने का फैसला करे तो कैसा लगता है, वैसे ही आज सभी बिहार वासियों को लग रहा है। पर वो क्योंकि हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हमारे अभिभावक हैं, परिवार के सदस्य जैसे हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी राजनीति से हम लोग खुद सीख के बड़े हुए हैं, तो उनको नई पारी के लिए शुभकामनाएं और उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरीके से वो बिहार को यहाँ तक लेकर के आए, आने वाले समय में बिहार पर उनका आशीर्वाद बना रहेगा। हमने हमेशा कहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिहार के विकास को लेकर काम किया, महिला सशक्तिकरण को लेकर काम किया, जिस जंगल राज से निकाल के आज एक विकसित बिहार की परिकल्पना की नींव उन्होंने रखी है। कल भी नीतीश कुमार के निर्देशानुसार बिहार चला था, आज भी चल रहा है और आने वाले समय में भी जरूर चलेगा। लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों का तो छोड़िए, हाल क्या है, मंत्रियों को, हम लोग को सैलरी नहीं मिला अभी तक। ये हालत हो चुकी है बिहार में। प्रशासनिक अराजकता के साथ साथ पूरा जो सिस्टम जो है, पूरा खजाना खाली हो गया है, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ है बिहार? अब बात करेंगे ऊंची ऊंची। और इस समय एक खबर यह भी है कि विजय चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 2-4 दिन में नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। क्या कहा है उन्होंने, सुनते हैं। बीजेपी के नेतृत्व में सरकार हर पूरा एनडीए मिल के कह रहा है। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, दूसरे घटक दलों के नेता बोल रहे हैं कि बिहार में 20 वर्षों तक जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो नीतीश मॉडल पर बिहार ने ये ऊंचाई हासिल की है कि दूसरे प्रदेश के लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसी पर चलना है। नीतीश कुमार की विरासत को लेकर चलना भी नई चुनौती होगी, जो लोग आएंगे नीतीश कुमार के विरासत को लेकर ही चलना है। विजय चौधरी जी, क्या निशांत को लेकर भी कुछ कहेंगे? निशांत पार्टी में क्या डिप्टी सीएम बनेंगे? अभी मंत्री कौन बनेगा ये बताते। राजनीति इसी तरीके से चलती है, बहुत कुछ पहले से तय होता है, बहुत कुछ ऐन मौके पर तैयार किया जाता है और बहुत कुछ ऐसा होता है जो सोचने और समझने से परे होता है, वो हो जाता है और राजनीति एक नई करवट की दिशा तय कर चुकी होती है। तब यह पता चलता है कि हां, राजनीति हो गई। कुछ इसी तरीके की स्थिति बिहार में भी हमने देखी है और लगातार देखी है। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार एक समय पर एनडीए के साथ जुड़ते हैं, उसके बाद सरकार बनाते हैं, फिर सरकार नहीं चलती है, इस्तीफा देते हैं, फिर दोबारा जनता के बीच जाते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं और उसके बाद अनवरत अपनी सरकार को आगे बढ़ाते हैं। ये बिहार का पिछले 2-2.5 दशक का एक ऐसा वक्फा है जिसमें नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई चेहरा बिहार से नजर नहीं आता। जाहिर सी बात है कि एक पीढ़ी नीतीश कुमार के सामने पैदा हुई, बड़ी हुई और आज वो वोटर भी है। अब ऐसे में एक पूरी पीढ़ी जब बदल जाती है और वो नेता अपने पद को छोड़ता है तो एक भावुक क्षण भी होता है। इसके साथ साथ ऐसा मौका भी होता है जब लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के और आगे बढ़ते हैं। ऐसे में
किसकी राजनीति कब कहां कितनी काम आएगी, ये देखने वाली बात होती है। हमारे साथ मनीष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रोशन कुमार सिंह जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आरजेडी की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार राजन जी हैं, कुंदन कृतज्ञ जी हैं हमारे साथ, एडिटर हैं झारखंड बिहार के आज की खबर के। तो कुंदन जी, आज की चर्चा आपसे ही, ग्राउंड पर आप क्या देख पा रहे हैं? और मेरे ख्याल से जिस तरीके से पीढ़ी बदलने की बात मैंने कही है, आपने दोनों दौर देखे हैं, लालू का दौर भी देखा है, और जब नीतीश कुमार एक छत्र 25 साल से लगातार बिहार की कमान 20 साल से संभाले हुए हैं, इस दौर को भी देखा है। एक पत्रकार के रूप में और बिहार के नागरिक के रूप में क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए शेखर जी, 2-3 अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों की चर्चा आपने की है, उसमें कुछ चीजें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से कुछ अहम पार्टियों के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी समय के साथ ये आरोप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया। अब अगर हम बिहार के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजद के ऊपर अक्सर यह आरोप लगता आ रहा था कि राजद में परिवारवाद हावी होता है और परिवार के ऊपर ही पार्टी टिकी होती है। तो अब जदयू के साथ जो हुआ है वो किस कैटेगरी में हम उसे रखेंगे? क्या वह परिवारवाद का हिस्सा नहीं है? क्या नीतीश के बाद अगर निशांत की चर्चा हो रही है, निशांत की आखिर राजनीति में क्या क्वालिफिकेशन है? अगर कहें कि एक्टिव पॉलिटिक्स में उनको 1 महीना भी नहीं हुआ है, एक्टिव पॉलिटिक्स के पहले वो क्या करते रहे हैं, नेपथ्य में रहकर क्या कर रहे थे, इसकी चर्चा या इसके बारे में बिहार की जनता नहीं जानना चाहती। अगर एक्टिव पॉलिटिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अभी बिल्कुल नए नवेले हैं, उनका अनुभव शून्य के बराबर मान लें। पहला परिवर्तन तो यह दिख रहा है शेखर जी। दूसरे परिवर्तन की अगर हम बात करें तो जो आम चर्चा है वो चाहे लालू यादव या उनके पहले के मुख्यमंत्रियों से लेकर अब तक कर ले, एक चीज तो नीतीश कुमार के शासन में अवश्य हुआ है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है। एक समय केवल चर्चा होती थी कि अमुक बॉलीवुड की हीरोइन की तरह ही बिहार की सड़कें होंगी, जो कि कभी हकीकत में परिलक्षित नहीं हो पाई। लेकिन आज अगर हम देखें तो बिजली के मामले में, सड़क के मामले में, पुल पुलिया के मामले में बिहार एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ राज्य दिखाई दे रहा है। राजधानी पटना में मेट्रो की सेवा अब उपलब्ध है, तो कह सकते हैं कि बड़े नगरों की तरह पटना भी अपने आप को बदल रहा है। तो यह एक परिवर्तन साफ रूप से दिखता है। लेकिन आज जिस चर्चा को लेकर हम जुड़े हैं उसमें कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होंगे, और जाहिर सी बात है कि हम लोग जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में हमारा काम है सवाल खड़ा करना, और इसमें कई सारे सवाल हैं। जो चर्चा है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो सम्राट चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई पूर्णकालिक सदस्य या उसका कार्यकर्ता नहीं है जिसको वह बिहार के सीएम की कुर्सी दे सके? सम्राट चौधरी का इतिहास जानता है कि किस तरीके से उनके माता पिता ने जब समता पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया था, उसके बाद उनको पुरस्कार के तौर पर राबड़ी देवी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। फिर राजद से लेकर जेडीयू और जेडीयू से लेकर अब बीजेपी में है। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अगर उन्हें बिहार की मुख्यमंत्री का जिम्मा देती है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन में एक कसक तो जरूर रहेगी। इसके अलावा अब तय तो बस एक ही चीज है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा शेखर जी तय कुछ भी नहीं है जी। ठीक है, ये आपने बड़ी बात कही है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी तय नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राजकुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक दौर में सम्राट चौधरी, जिनका जिक्र कुंदन जी ने किया, शकुनी चौधरी के बेटे, समता पार्टी, आरजेडी और फिर भारतीय जनता पार्टी, ये है ट्रैक रिकॉर्ड सम्राट चौधरी का। क्योंकि चर्चा है कि एक चेहरा वो हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि आरजेडी चूंकि एक परिवार के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को देखती है, तो अगर सम्राट चौधरी को बीजेपी अगला सीएम बनाती है, आरजेडी के बड़े से बड़े नेता के पास ये स्कोप राजनीति में बिहार के अंदर कभी नहीं होगा।
समझने वाली बात है कि अब जो जिस स्थिति में बिहार है और जो परिस्थितियां अभी पैदा हुई है, जाहिर सी बात है कि वो एनडीए गठबंधन किसको बनाती है वो तो अंदरूनी मामला है। लेकिन 2-3 चीजें इनके पहले मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, चुनाव के समय ही पिछली विधानसभा में हमने कहा था, हमारी पार्टी ने कहा था, और हम सब ने जो राजद के प्रवक्ता थे इस पर बहस विमर्श कर रहे थे कि आने वाला समय में बिहार महाराष्ट्र के तरह और नीतीश जी का एकनाथ शिंदे की तरह हालात होंगे, और वह आज सच साबित हो रहा है। और यह सच साबित होने के क्रम में एक चीज तो है कि बिहार की आम जनता को ठगा जा रहा है। एक ऐसा दबाव डाला जा रहा है नीतीश जी पर या जेडीयू पर, जो मजबूरी, एक सियासत की जो मजबूरी होती है, उस मजबूरी के तहत नीतीश जी को बिहार के कमांड छोड़कर दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ रहा है। यह बेहद खतरनाक स्थिति है। खतरनाक इसलिए है कि भाजपा जहां जहां भी राज्य सरकार में रहती है, वह छोटी पार्टी को किस तरह से बर्बाद कर देती है, खा जाती है, चंगुल में फंसाकर उसे हाशिए की पार्टी बना देती है। आज यह सब कुछ जेडीयू के साथ हो रहा है। यह पहली घटना नहीं है, कई राज्यों में हो चुका है और अब बिहार में भी यह हो रहा है। यह बहुत दुख की बात है। और इसके साथ साथ यह निश्चित है कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से सजग है। वह जानती है कि क्या हो रहा है, कौन से षड्यंत्र इसके पीछे कार्य कर रहे थे। लगातार कई वर्षों से यह षड्यंत्र चल रहा था, और वह षड्यंत्र इस रूप में चल रहा था कि कई बीजेपी और आरएसएस के सोच वाले व्यक्ति को जेडीयू में जगह दी गई, और यह पार्टी के अंदरूनी मामले को खोखला कर आज जेडीयू को इस स्थिति में पहुंचाया गया है। बहरहाल, अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है और सम्राट चौधरी को बनाया जाता है, हमें तो खुशी होगी, क्योंकि अंततः शुरुआती राजनीति के जो अनुक्रम है, वह अनुक्रम तो सम्राट चौधरी की ट्रेनिंग ही आरजेडी से हुआ है। बिहार सरकार में माननीय जब मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, उस समय चीफ मिनिस्टर के रूप में थी, तो उस समय ही मंत्रालय दिया गया था। उनकी पूरी ट्रेनिंग सामाजिक सोशल जस्टिस की समझ, राजनीति की समझ की विकास का जो प्रारंभिक चरण है, वह चरण सम्राट चौधरी का आरजेडी से ही हुआ है। लेकिन बिहार में क्या यह सम्राट चौधरी के बना देने से या बीजेपी के सत्ता परिवर्तन कर देने से क्या बुनियादी तौर पर जो बिहार की समस्या है, आप जानते हैं कि अपराधी बेखौफ हो चुका है, कोई डर और भय नहीं है, खुलेआम अपराधी जो है बीच सड़क पर। ठीक है, तो आपने जो बात बड़ी कही है वो ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर बीजेपी दांव खेलने की तैयारी कर रही है, उसकी ट्रेनिंग दरअसल आरजेडी के भीतर ही हुई है। कहरा उन्होंने वहीं से सीखा है। तो ये एक दिलचस्प बात है जिसको हम आगे चर्चा में लेकर के चलेंगे। फिलहाल हम रोशन जी के पास चलेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रोशन जी, आपने तो लंबा अनुभव सरकार में रहने का, सरकार में गठबंधन करने का और अलग अलग पार्टियों की सरकार को करीब से देखने का एक अनुभव आपके पास है। इस लिहाज से बिहार में जो इस समय चल रहा है, उसमें कांग्रेस अपने लिए क्या देख रही है? ये जितनी खेल आप महीना 1.5 महीना से बिहार में देख रहे हैं, ये खेल हमारा बिहार में जो है, जब से भाजपा जदयू को समर्थन दिया है, तब से ये खेल चल रही है। अभी आपको नजर आ रही है डायरेक्ट रिमोट, तो सब लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई ये रिमोट सरकार जब भाजपा की गोद में बैठी थी, जब अमित शाह जी के गोद में बैठी थी, उसी दिन ये सरकार रिमोट पर चली गई थी और अमित शाह जी ने प्रण कर लिया था कि बिहार को हमको रिमोट पे चलाना है। और आज भी जो आप इतनी देर मुख्यमंत्री कौन होगा, फलना कौन होगा, कहां रहेगा, कौन नाम होगा, ये सारी बातें झूठी है। अमित शाह जी का रिमोट होगा, जो उनके रिमोट पर चलने के लिए तैयार होगा
वही भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और उसी से बिहार चलेगा। और वही बिहार का जो देख रहे होंगे कि यहाँ की व्यवस्था जो चरमराई है, सारा सिस्टम जो है यहाँ का जो है कोलैप्स है, उस कोलैप्स सिस्टम में रोशन जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन आज बीजेपी वाली लाइन आपने पकड़ ली। बीजेपी यही ऐसे ही तो कहती है कि गांधी नेहरू परिवार तय करेगा, वहां से रिमोट चलेगा और किसी को नहीं पता है कि कौन कब तक मुख्यमंत्री रहेगा, कौन विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा, कौन संसद में नेता विपक्ष बनेगा, वगैरह वगैरह। आप तो बिल्कुल आज बीजेपी वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं। आपसे मैंने ये जानना चाहा था कि कांग्रेस कहां अपने आप को देख रही है इस पूरी उठापटक में। वो ठीक है, अमित शाह और मोदी की बीजेपी है तो रिमोट उनके हाथ में। जैसे उसके रिमोट की सरकार पे जो है हमारा जो अंकुश है, जनता के साथ प्रदर्शन है, जनता के साथ हमारा जो धरना है, जो वो उनकी आज जो नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी जिस रिमोट ने आज गलती पर गलती बिहार में होते जा रहा है, बस कांग्रेस का काम है विपक्ष के रूप में सरकार पे नजर रखना और जनता के साथ, उनके मुद्दों के साथ सरकार को घेरना, यही कांग्रेस का रियल काम। चलिए ठीक है, मतलब एक सकारात्मक विपक्ष आप बन पाए, फिलहाल यही आपके लिए चुनौती है। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस ने ये आपने जो कहा कि भाई हम सरकार चलाए हैं, तो रियल बात है कि हम उनसे भी यही आशा करते हैं और हम भी वही आशा उनके साथ रखेंगे कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका उनके साथ कल भी निभाते आए हैं, आज भी राजनीति में अच्छी चीज है। बिहार रास्ता दिखाता है। कांग्रेस जिस नेपथ्य में भारत की राजनीति में और प्रदेशों की राजनीति में है, उसमें रोशन जी जैसे प्रवक्ता अगर ये बात कहते हैं कि हम एक सकारात्मक विपक्ष भी बन पाए तो ये हमारी उपलब्धि होगी। ये बड़ी बात है कांग्रेस के लिए भी। सौरभ यादव जी हमारे साथ में हैं, जेडीयू के नेता हैं। सौरभ जी, नीतीश कुमार जिस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं, जिस तरीके से पिछले काफी समय से उनको लेकर के बात हो रही है, इसी चर्चा में ही हो रही है कि उनको बहकाया जा रहा था, ऐसा था, वैसा था, वगैरह वगैरह, तो कितना इत्तेफाक जेडीयू के भीतर इन बातों से जेडीयू के लोग रख रहे हैं, एक बात। दूसरा, परिवारवाद की एक छाप यहां पर नीतीश के बाद निशांत, चूंकि नाम आ गया, होर्डिंग लग गई, बातचीत हो रही है, तो उस चीज को लेकर के भी चल रही है। इससे जेडीयू कैसे देख रही है, इसको कैसे देख रही है? और तीसरी बड़ी बात कि सीटें किसकी कितनी हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, चेहरा नीतीश कुमार ही रहे बीजेपी बिहार में पिछले 20 साल से। अब इस बात की संभावना है कि चेहरा तो बदलेगा ही बदलेगा और वो कोटा, मुख्यमंत्री का कोटा भी जेडीयू के पास से निकल जाए। जेडीयू इसमें कितना सहज है, कितना असहज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। और जहां तक आपने कहा कि नीतीश कुमार जी को बहुत दबाव है और नीतीश कुमार जी के साथ इस तरीके से खेला हो रहा है कि उन पर प्रेशर है कि उनको बिहार से की गद्दी छोड़नी होगी, तो नीतीश कुमार जी बहुत धुरंधर नेता है। नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द पूरी बिहार की राजनीति घूमती है, वो धुरी है। उनको समझा पाना और उनसे कुछ करवा लेना या मनवा पाना, ये अभी टेढ़ी खीरे और असंभव बातें हैं। जो आज के विपक्ष भी जो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की मानसिकता छिन्न हो गई है और ये अब कमजोर हो गए हैं, वो मजबूर हैं, वो मजबूर नहीं, वो मजबूत हैं, सब मजबूत हैं। और जहां तक नीतीश कुमार जी का बात है बिहार के सरकार में बने रहने का और कई नई सरकार की गठन की, तो नई सरकार के गठन की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये अभी तक कहीं कोई पार्टी प्रवक्ता ने कहीं कोई बात से क्लियर नहीं हुआ है कि अगर सीटें कम भी है तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसा हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा है क्या? ऐसा किसी ने ये बयान दिया है कि भाजपा से ही मुख्यमंत्री बनेगा? ये ख्याली पुलाव पकाने से कुछ होता नहीं है। जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है ना, तो बिहार में नीतीश कुमार जी को छोड़ के बिहार की राजनीति कर पाना असंभव है। जहां तक अब हमारे अभी कांग्रेस के प्रवक्तागण कह रहे थे कि अमित शाह जी के हाथ में रिमोट है, तो उन्होंने शुरू से कॉपी पेस्ट ही देखा है। वो इंदिरा गांधी जी को, नेहरू जी को उन्होंने देखा कि आज तक बिहार के इतिहास में शायद ही कोई मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। रिमोट तो उनके हाथ में रहा करता था, तो वो कॉपी देखे हैं, इसीलिए वो समझ रहे हैं कि बीजेपी में वो पेस्ट है।
ऐसा कहीं नहीं है। नीतीश कुमार जी बहुत सशक्त नेता है और पूरा एनडीए एकजुट है। आपसी सहमति बनेगी, हमारे पांचों घटक दल बैठेंगे और तब सहमति बने कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी ये कह पाना कि मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, ये अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। जहां तक रहा परिवारवाद की बात, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया कि परिवारवाद नीतीश कुमार जी ने, तो आज के समय में जनता दल यूनाइटेड की ये मांग है, ये एक एक युवाओं की मांग है, एक एक महिलाओं की मांग है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने बिहार में महिलाओं के प्रति एक नया आयाम रचा है ना, बिहार शराबबंदी के तौर पे हो, महिला आरक्षण के तौर पे हो, महिला पोशाक योजना के तौर पे हो, बिजली मुफ्त देने की बात के तौर पे हो, तो उन्हीं की परछाई के तौर पर निशांत जी को देखने का काम बिहार की जनता कर रही है। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है और ये चाहती है कि ये जो बिहार का सर्वांगीण विकास है ये निरंतर चलता रहे। इसके लिए निशांत जी को लाया गया है, ना कि परिवारवाद का एक चोला पहनाया गया है। ठीक है, हमने आपकी बात को समझा है सौरभ जी। अब हम चलते हैं, कुमार राघवेंद्र जी हमारे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। कुमार राघवेंद्र जी, जिस तरीके की स्थिति बिहार में बनी है उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ा अपनी तरह से रणनीतिक दांव चला है। इस बात की चर्चा बिहार में भी है और इस चर्चा में भी है। सवाल इस बात का है कि नीतीश कुमार के हटने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, जेडीयू से होगा कि बीजेपी से होगा, इसको भी अभी जेडीयू के हिसाब से केवल अटकल ही कहा जा रहा है, यह तय बाद में होगा। मेरा आपसे यह सवाल है कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें एक तो बीजेपी के कितने % चांसेस हैं कि उसके पास ही सीएम की कुर्सी आएगी, एक बात। दूसरा, जिस व्यक्ति का नाम चल रहा है या इस समय मौजूदा सरकार में भी जो डिप्टी सीएम है, वो डिप्टी सीएम इस तरीके का है जिसका बीजेपी की विचारधारा से कुछ साल पहले तक कोई लेना देना नहीं था। उसकी ट्रेनिंग कहीं हुई, वो किसी और पार्टी में मंत्री बना और उसके बाद आज आपकी पार्टी में डिप्टी सीएम है, उनके सीएम बनने की चर्चा चल रही है। तो ये बीजेपी की क्या आप एक ऐसी स्थिति देखते हैं जहां पर पार्टी और कैडर से जुड़े हुए तमाम ऐसे लीडर्स जिन्होंने जिंदगी गुजार दी बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए, और बीजेपी आज से 20 साल पहले सत्ता में आ भी गई, क्या वो ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं? नमस्कार, मैं सभी का स्वागत करता हूं और अच्छे सवाल आपने पूछे, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। कई पैनलिस्टों को मैं सुन रहा था, उनकी बातें मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सबसे पहले आपने जो पूछा हमसे कि कितना प्रतिशत संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुख्यमंत्री बनेगी या जनता दल से, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तय करना पूरे विधानमंडल दल का काम है और ये परसेंटेज में नहीं। ये जब जन भागीदारी की बात होती है, लोगों के जो प्रतिनिधि है उनके विचारधारा की बात होती है, उनके विचार की बात होती है, तो उसको प्रतिशत में आंकना बिल्कुल ठीक नहीं। वो जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और जहां तक रही बात जो पूर्व के पैनलिस्ट राजन जी और सौरभ जी भी कह रहे थे, मैं उनसे थोड़ा बिल्कुल असहमति व्यक्त करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने एक आरोप लगाया कि वो जिनके साथ जिन भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ लगती है उनको बिल्कुल खत्म कर देती है। मैं इस बात को खंडन करता हूं, क्योंकि मैं इस उदाहरण के तौर पर मैं गिना सकता हूं ये काम खुद की कांग्रेस करती रही, जो समय समय पर अपने सहयोगी दलों को खाती रही है। गठबंधन की राजनीति जिस समय से प्रमुखता से आई, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का काल रहा था, उस समय से गठबंधन की राजनीति हमेशा प्रबल होती गई। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ मिली, आदरणीय नीतीश जी जो पहले समता पार्टी के नेता थे, उसको भी भारतीय जनता पार्टी 7 सीट लाने वाली समता पार्टी के प्रतिनिधि को हमने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कराया था। हमने उनके कम सीट होने के बावजूद भी जो मुख्यमंत्री का दायित्व तो हमने पहले से जो वादा किया हुआ था उसको भी निभाया है। इसके पूर्व के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि हमने उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री या जनता दल यू के सीटें मानने के बावजूद भी हमने उन्हें मुख्यमंत्री माना, क्योंकि ये हमारा
केवल एक कथन मात्र नहीं है, ये संकल्प है। और हम संकल्प जो लेते हैं उसका निपटारा पूरी तरीके से, उसका निष्पादन पूरी तरीके से हम करते हैं। हम हमारे यहाँ से नीतीश कुमार जी यहाँ से छोड़ करके, बिहार की राजनीति को छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं, ये ठीक नहीं, क्योंकि वो बिहार के ही प्रतिनिधि है। राज्यसभा में भी सदस्य होंगे तो वो बिहार की बातों को उठाएंगे। बिहार को वो छोड़ नहीं रहे, बिहार को साथ लेकर के भारत के सबसे उच्च सदन में वो जा रहे हैं, जिसके वो बिल्कुल हकदार भी है। उनके बगैर राज्यसभा थोड़ा अधूरा भी महसूस किया जा सकता है। और उनकी एक अंतरिम इच्छा ये भी थी कि वो 3 सदनों के सदस्य रह चुके हैं, तो उच्च सदन के सदस्य होना उनके लिए गरिमापूर्ण होगा। ठीक है राघवेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी है। जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी उससे ये समझ में आता है कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली आते हैं तो उसके बावजूद वो बिहार में राजनीति की धुरी बनी रहेंगे। कम से कम जेडीयू और बीजेपी इस जगह पर एक ही बात कह रहे हैं। मैं मनीष आनंद जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि बिहार की राजनीति की धुरी नीतीश कुमार बने रहेंगे, ये अपने आप में इस गठबंधन और जो भी मुख्यमंत्री बने उस चलती हुई सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। और जिस रिमोट की बात विपक्ष की तरफ से की जा रही है, तो क्या उसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास ही रहेगा, या आपको लगता है अपने अनुभव से 20 साल जिस तरीके से सरकार चली है उसमें नीतीश कुमार दूर जाकर के जितना पास हो जाएंगे बिहार के, शायद उसकी कल्पना अभी कोई कर नहीं रहा है? देखिए, मैं जितना समझ पा रहा हूं कि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति में हम अगर कहें तो नेपथ्य की तरफ जा रहे हैं, और उनका राज्यसभा जाना ही ये बताता है कि वो अब वो बिहार की राजनीति से दूर जा रहे हैं, उसको एक तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है। और ये पूरी कहानी अगर आप समझिएगा तो ये जो अभी चल रहा है, घटनाक्रम चल रहा है, उसकी स्क्रिप्ट अगर आप कहेंगे तो उसी समय से लिखना शुरू हुआ है जब नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे, और उस समय सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया था। उस समय से ही उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई और सम्राट चौधरी को वो भूमिका दी गई जो कभी सुशील मोदी बिहार में निभाया करते थे, क्योंकि जब तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम बने थे तो उन पर कई तरह के, उनके परिवार पर कई तरह के आरोप भी लगे, और नीतीश कुमार से उस तरह की ट्यूनिंग भी नहीं हुई। तो बीजेपी ये चाहती थी कि एक ऐसा चेहरा आए, ऐसा नाम आए जो जातीय समीकरण में भी फिट हो और नीतीश कुमार की गुड बुक में भी फिट हो। तो जो सम्राट चौधरी को पहला टास्क दिया गया वो यही दिया गया कि सम्राट चौधरी को किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ उनको तालमेल बैठाना है और उनके गुड बुक में शामिल होना है। सम्राट चौधरी अपने पहले टर्म में, इससे पहले जब उप मुख्यमंत्री थे उस टर्म में भी वो कामयाब हुए और इस टर्म में भी वो कामयाब होते रहे। अब बिहार सरकार में जो भी मंत्री बने उसमें से खासतौर पे बीजेपी जो एक दूसरे डिप्टी सीएम है उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगे, लेकिन सम्राट चौधरी के पास अगर कहा जाए तो ऐसा पोर्टफोलियो भी था जिस पर किसी तरह का भ्रष्टाचार का मामला उस तरीके से फिट नहीं बैठता था। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपनी छवि को उस तरीके से बचाया। आप छवि की बात करेंगे तो आप उस छवि को मत जाए जो सम्राट चौधरी की इससे पहले की छवि थी। सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम बने उसके बाद की उनकी छवि की अगर हम बात करें तो सम्राट चौधरी ने अपनी छवि को उस तरीके से बचा के रहा, नीतीश कुमार के वो गुड बुक में रहा। और जब अब बात हो रही कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो उस रेस में सबसे पहले सम्राट चौधरी का नाम आता है। और आप अगर जो न्यूज एजेंसी को नितिन नवीन ने इंटरव्यू जो दिया है उस इंटरव्यू को अगर आप सुनेंगे तो उसमें नितिन नवीन ने कहा है कि सब कुछ पहले से तय है। हाँ, सब कुछ पहले से तय है। हाँ, ये तय नहीं, शायद इस बात की किसी को, खासतौर पे बिहार के लोगों को या जो राजनीतिक पंडित हैं उनको ये आभास नहीं था कि बिहार में 3-4 महीने बाद ही, क्योंकि नीतीश कुमार को जो ये बहुमत मिला था वो एक तरीके से फेयरवेल बहुमत था बिहार की जनता की तरफ से। जिस तरीके से उनको अपार बहुमत मिला, नीतीश कुमार को मिला, एनडीए गठबंधन को मिला, वो एक तरीके से फेयरवेल नीतीश कुमार को दिया जा रहा था और बिहार की जनता ने उनको फेयरवेल दिया, क्योंकि 20 साल का उनका जो शासन, जो सुशासन के नाम से भी जाना जाता है, उसको अपने तरीके से
बिहार की जनता ने दिया, लेकिन यह किसी को आभास नहीं था कि 3 महीने बाद ही करीब उनके विधायक का वक्त आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के जब भी स्थिति होती है तो कम से कम साल, 2 साल या 2.5 साल का वक्त लिया जाता है कि जब एक मुख्यमंत्री को हटा के दूसरे मुख्यमंत्री को लिया जाए। क्योंकि नीतीश कुमार अगर आप देखिए तो अभी उनको 2-3 महीने का ही वक्त हुआ था जब उनके नाम पर बहुमत आया, और ये बहुत एक तरीके से अप्रत्याशित था। लेकिन बीजेपी ने उनकी विदाई का स्क्रिप्ट पहले से तैयार कर लिया था कि उनको कब फेयरवेल देना है, तो बीजेपी ने उनके फेयरवेल का रास्ता राज्यसभा के माध्यम से। ठीक है मनीष जी, आपका कहना यह है कि बीजेपी ने जिस लाइन को तय किया उस लाइन पर वो क्रमशः आगे बढ़ती जा रही है। कुंदन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो स्थिति इस समय बनी हुई है, क्या जेडीयू और बीजेपी के भीतर कुछ ऐसा आप देख रहे हैं जो अभी तक देखने को ना मिला हो? मतलब कहीं से कोई ऐसी खबर निकल रही हो, या फिर जो आरजेडी है वो इस पूरे प्रकरण में कहीं कोई ऐसी गली तलाश रही हो जिससे उसके आगे का रास्ता कुछ बेहतर हो सके? देखिए शेखर जी, अगर अभी मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भाजपा के अलावा तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन दलों के पास हंसने के और आंसू बहाने के अपने अपने कारण मौजूद हैं, लेकिन केवल एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो भी केवल मुस्कुरा रही है। उनके पास गुलाब है लेकिन बिना कांटों के है, लेकिन बाकी दलों के साथ ये समस्या है। कुछ बातें हैं जो बातें अभी तक मुझे भी समझ नहीं आ रही है। हालांकि सब कुछ बीजेपी और जेडीयू के बीच में तालमेल से हो रहा है, लेकिन कुछ अहम सवाल हैं जिन सवाल को लेके जो राजनीतिक गलियारे हैं, खास करके जदयू का जो एक अपना कुनबा है उस कुनबे में भी है। और मैं चाहूंगा कि अगर हमारे बीजेपी के पैनलिस्ट इन सवालों के बारे में चर्चा कर सके तो बहुत बेहतर होगा। सरकार बदल रही है, यह तय है, लेकिन इस सरकार के बदलने के बाद लगभग यह तय है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का होगा। तो बिहार में शराबबंदी का क्या होगा? क्या शराबबंदी हटा दी जाएगी या शराबबंदी जारी रहेगी? शेखर जी, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बीजेपी के कई चेहरों ने शराबबंदी को लेकर कई अहम बयान दिए हैं। दूसरा सवाल मेरा है कि नीतीश कुमार 7 निश्चय योजनाओं को लेकर चले थे, जिसकी काफी जनता में काफी लोकप्रियता भी हुई थी। तो उन 7 निश्चय योजनाओं का क्या होगा? क्या वह योजनाएं जनता के बीच में बदस्तूर जारी रहेंगी, या उन योजनाओं का जिस तरह से आज की तारीख में नाम बदलने की परंपरा चल रही है, तो क्या उस 7 निश्चय योजना का भी नाम बदलकर उसे दूसरे किसी प्रारूप में बिहार की जनता के सामने पेश किया जाएगा? तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको बैठकर जदयू एनडीए के पूरे कुनबे को, खास करके मैं इसमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान को अलग नहीं करना चाहता हूं, एनडीए के पूरे कुनबे को बैठ के छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेल्स है, जो जिग्सॉ पजल होता है ना, तो पजल का पूरा लगभग कह सकते हैं कि 90% हिस्सा है वो सॉल्व हो चुका है। अब 10% वाले हिस्से में कुंदन जी इसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन बीजेपी से पहले इस बात को हम जेडीयू से जानना चाहेंगे कि ये जो 2 बातें कुंदन जी ने रखी हैं सौरभ जी, उसको लेकर के जेडीयू की क्या मंशा है? फिर मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। जी, फिर से सवाल दोहराया जाए। एक तो ये कि क्या बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से शराबबंदी की, अगली जो सरकार बनेगी, जो सीएम बनेगा, वो अगर इस फैसले को पलटता है तो उससे जेडीयू को कोई दिक्कत है क्या? दूसरी चीज, जिन 7 सूत्री कार्यक्रमों को नीतीश कुमार ने बिहार में बढ़ाया, सरकार चलाई, उसके नाम बदले जाते हैं या उनमें से किसी योजना को बदला जाता है, तो उस पर जेडीयू का कोई टेक रहेगा क्या? लेकिन सबसे पहले तो जहां तक शराबबंदी की बात है, तो जब तक नीतीश कुमार जी का साथ है, जब तक एनडीए में जनता दल यूनाइटेड रहेगा, शराबबंदी जारी रहेगा। ये नीतीश कुमार जी का एक ऐतिहासिक फैसला था, अहम फैसला था, और इसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जहां तक रही कि बीजेपी के अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या शराबबंदी चालू हो जाएगा? जब तक हमारे 5 घटक दल की आपसी सहमति नहीं बनेगी, तब तक शराबबंदी क्या कोई एक नया कानून भी पारित नहीं हो सकता। और शराबबंदी में जब तक जनता दल यूनाइटेड है, शराबबंदी बिहार में जारी था, जारी है और जारी ही रहेगा। इसके लिए कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ये कदापि ये कहीं से भी
सवालात बनते ही नहीं है। कुमार की जो बीजेपी 7 की योजनाएं, जो 7 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उसमें अगर कोई 7 योजनाओं की बात, हाँ, रही 7 योजनाओं की बात, तो 7 योजना हमारे नीतीश कुमार जी का एक सर्वांगीण शुरुआत था। हर एक क्षेत्र में वो 7 निश्चय के नाम पे ही बिहार में आगे भी अग्रसर रहेगा और 7 निश्चय का श्रृंखला बढ़ता चला जाएगा और 7 निश्चय के तौर पे ही बिहार का नीतीश कुमार जी के कार्यों को जाना जाएगा। ठीक है सौरभ जी, हम एक टिप्पणी शराबबंदी के मामले पर, चूंकि ये महत्वपूर्ण बात है, हर राज्य ये कर नहीं पाता है। कांग्रेस और आरजेडी से भी ले लेते हैं। आरजेडी की क्या इच्छा है डॉक्टर राजकुमार जी? फर्ज कीजिए कि किसी दिन बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है, तो शराबबंदी लागू रहेगी या खत्म हो जाएगी? शेखर जी, सवाल तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि शराबबंदी है बिहार में, लेकिन क्या जो पीठ पीछे जिस तरह से नहीं, गवर्नेंस पे नहीं जा रहे अभी। एक मिनट राजकुमार जी भटक जाएंगे। नहीं, उसको छोड़ दीजिए आप, वो छोड़ दीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर लाइन का सवाल है, शराबबंदी अगर किसी दिन आरजेडी की सरकार बनती है तो शराबबंदी जारी रहेगी या नहीं रहेगी? बस इतना बता दीजिए। नहीं, देखिए शेखर जी, अब हमारी सरकार नहीं बनी, हमने अपने मैनिफेस्टो में क्लियर किया था कि उस पर विचार किया जाना चाहिए। हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन बहरहाल जिसकी सरकार है, जिस तरह से शराबबंदी के पीछे का जो षड्यंत्र चल रहा है, पूरे बिहार में खुलेआम शराब जो है, माफिया शराब को बेचे जा रहे हैं। अपनी जगह पे उस पे हम अभी आएंगे चर्चा में। ठीक है रोशन जी, नकली शराब बेचे जा रहे हैं। एक सेकंड, ठीक है रोशन जी, आप क्या स्टेक लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी गठबंधन में ऐसे आते हैं जहां पर सरकार में शामिल होने का मौका बनता है, या आपके अपने हिसाब से बिहार में शराबबंदी ठीक है या इसको हटा देना चाहिए? कानून का जो कानून अभी बनाया गया है, इस कानून में कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। इस कानून में कहां छेद है, कहां दिक्कतें हैं, जो आज शराबबंदी होके भी शराबबंदी नहीं है, इसका पहले निरीक्षण करेंगे, उसके बाद की बात। मतलब शराब नहीं, ये मैं ये कह रहा हूं कि वो तो निरीक्षण आप करेंगे, मतलब दारू पिए बिहार का आदमी या ना पिए, इतना बताइए। वो इलीगल से पिए, लीगल से पिए, वो अलग विषय है। आप सरकार उसको अलाउ करेगी या नहीं करेगी? ये शीर्ष नेतृत्व और हमारे साथ कौन लोग हैं, जैसे भाई वो ठीक। अब हमने आ गया जवाब, आ गया। मैं आपसे एक बात शेखर जी, बस छोटी सी बात, एक लाइन का करेंगे। हाँ। आप जिस बात को कह रहे हैं, हाँ। अभी सौरभ जी ने एक बात कहा कि हम नीतीश जी के साथ सरकार बनाएंगे। हाँ। मे भी पॉसिबल नीतीश जी कहें कि भाई आपके साथ हम सरकार बनाएंगे, राहुल जी से वार्ता हो, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के अनुकूल सिस्टम में जो है वो कहेंगे कि ठीक है भाई, जैसे आप हैं वैसे जो है बीजेपी। क्योंकि हमारा कहना ये शराबबंदी नहीं है, हमारा कहना है कि सरकार बीजेपी की देश में नहीं हो, हमारी सरकार हो और हमारा अपना मैनिफेस्टो हो, हमारा अपना सिस्टम। ठीक है, हम आपकी बात को समझ गए, हम आपकी बात। अब मैं आता हूं कुमार राघवेंद्र जी के पास। राघवेंद्र जी, यहां पर देखिए, जो बात कुंदन जी ने उठाई वो अलग अलग सबका मन टटोल लिया है, आप भी बात समझ रहे हैं। बड़ी चीज यह है कि 2 चीजें नीतीश कुमार के पिछले 20 साल में महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो शराबबंदी वास्तव में ऐसी है, मतलब इलीगल तरीके से बिक रही है, वो आपकी गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये एक उनका बहुत ही बड़ा फैसला है। दूसरा, जो 7 उन्होंने निश्चय किए जिस पे बिहार को लेकर के आगे बढ़े, वो भी उनके दिल से जुड़ा हुआ है और जेडीयू के दिल से भी जुड़ा हुआ है। सरकार में मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार आपके एनडीए की ही बनती है और कोई भी चीफ मिनिस्टर होता है, तो ये दोनों चीजें कंटिन्यू रहेंगी या इसमें भी कोई बीजेपी का अपना स्क्रिप्टेड प्लान है पहले से? जी, कुंदन जी ने जो सवाल पूछा बड़े साफगोई से अपनी बात रखने के लिए वो जाने जाते थे। सबसे पहले जो उनका सवाल था उसका जवाब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर के और अब तक की सरकार में के हमारे मुखिया रहे, जब भी हमारे साथ सत्ता में रहे हमारे वो मुखिया है। ये ऐसा नहीं है कि जिस दिन वो बने उसी दिन से शराबबंदी लागू हुई। शराबबंदी लागू हुई 14 के आसपास में, 2014 के आसपास में, और 2016 के आसपास में। लेकिन
ये निर्णय केवल उनका अच्छा ऐसा नहीं, वो क्योंकि मुखिया थे, उन्होंने ये बात लागू किया, इसलिए एक बात कही जाती है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की। हम जब भी उनके साथ थे और ये लागू करने की बात थी तो हमारी भी सहमति उतनी ही प्रबलता से थी जितने नीतीश कुमार और जनता दल यू के हमारे नेताओं की थी। हम भी उनके साथ परस्पर इस विचार में सहभागी थे कि शराबबंदी लागू होना लिए उचित है तो लागू किया जाना चाहिए। जहां तक रही बात सरकार के कि लॉ एंड ऑर्डर के कारण कई जगहों पर शराबों की सप्लाई हो रही है, तो कानून बनने के बावजूद भी तरह तरह के अपराध होते हैं, इस कारण से कानून को खता नहीं बताया जा सकता। और जहां तक मैं आपके संज्ञान में देना चाहूंगा कि पूरी सूची उठा करके देख लें, जितने भी शराब के कांड में जितने लोग जो विक्रेता लोग हैं उनका संबंध किस राजनीतिक दल से रहता है, तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि ये किसका षड्यंत्र और फड़यंत्र है हमारे नीतीश जी। अरे तो जब आपको पता है, यही तो मैंने कहा कि गवर्नेंस का सवाल है, दल के लोग के ही रहे, ये गवर्नेंस का सवाल है। अब इसमें अगर आपको सब कुछ पता है तो गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए थी कि आप उनको धरपकड़ कर सकते। ठीक है, मैं वापस कर सकते हैं और हमने किया है। आप ये देख लें कि जेलों की स्थिति, आपको एक पत्र याद होगा कि 2021 जिसमें कोरोना काल आया था, उस समय वहां के जेलर ने लिखा था कि शराबबंदी के कारण इतने कैदी इसमें आ गए हैं कि हमको कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने में दिक्कत होती है। वो कौन लोग थे पकड़े गए? हमारे सगे संबंधी तो नहीं गए, हमारे आसपास के लोग तो नहीं गए, वो लोग जरूर गए जो इस कृत्य में शामिल थे। और चलिए ठीक है, वो शराब एक ऐसा, अब इससे आगे बढ़ते हैं वरना मामला यहीं पे अटका रह जाएगा। वो कुंदन जी ने ऐसा विषय निकाल दिया कि ये शाम का समय है, इसमें ज्यादा शाम की दवा पे नहीं चलेंगे, हो गई बात इस पे। मैं आगे बढ़ाता हूं इस चर्चा को। डॉक्टर राजकुमार जी, मैं आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब शाम की दवा उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रचलित मुहावरा है, यहां पर भी विपक्ष के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका ये जुमला दिया हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो इस समय बिहार की स्थिति है, ये एक रिजीम चेंज हो रहा है यहां पर, उस रिजीम के चेंज होने में आरजेडी अब क्या एक अलग तरीके की सियासत कर पाएगी या करने की तैयारी कर रही है? क्योंकि अगर ये आपको एक्सपेक्टेड होता कि 4 महीने के बाद ही नीतीश कुमार हटा दिए जाएंगे तो आप शायद चुनाव के समय यही प्रचार कर रहे होते, लेकिन ये उस समय आपके एजेंडे में नहीं था, तो ये अनएक्सपेक्टेड आपके लिए भी है। आपको भी अपनी राजनीति बदलनी होगी, क्या इस पर कोई विचार है आपका? शेखर जी, हमने चुनाव के समय आपने देखा होगा, मैंने अपने पहले वक्तव्य में ही यह कहा था कि चुनाव के समय ही हम लोगों ने कहा था, और यह लगातार हर सभाओं में यह कही जा रही थी और इस पर फोकस किया जा रहा था। आम जनता को हमने कहा था कि यह सरकार, बीजेपी की सरकार यही करेगी, जो सत्ता में आने के उपरांत नीतीश जी को 2-4 महीने में निपटा दिया जाएगा। ये तो आपके चैनल पर कई बार मैंने ये बात कही थी, ये तो सच साबित हुआ। लेकिन सवाल इससे बड़ा है, सवाल है कि सरकार आपकी बन जाएगी, एनडीए की सरकार बन जाएगी, भाजपा की सरकार बन जाएगी। जिस तरह से बिहार में अराजकता है, नौकरशाही का जिस तरह से वर्चस्व हो चुका है, बिना घूस भ्रष्टाचार के कोई एक काम नहीं हो रहा है। अभी देखिए अररिया फारबिसगंज में एक अपराधी जो है गला काट के अलग कर दिया घर से। आए दिन अपराध हो रहे हैं। फाइनेंशियल स्थिति बिहार की क्या है? मंत्री और कैबिनेट मंत्री को सैलरी टाइम पर नहीं दिया जा रहा है, स्कूलों में टीचरों की सैलरी लेट से आ रही है, जो पेंशन भोगता है वो उसकी सैलरी नहीं आई है। ये तमाम तरह के सवाल है कि सत्ता परिवर्तन तो आप कर रहे हैं, जो जेडीयू की सरकार थी अब बीजेपी की सरकार उसको हड़प रही है, लेकिन क्या बिहार के साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा? आपने 10-10 हजार रुपये देकर वोट तो खरीद लिए, लेकिन उस वोट खरीदने के क्रम में जो विकास की, जो बिहार का विकास जो रुका हुआ है, तमाम ठेकेदार के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जो कार्य ठीक है। आपका कहना यह है कि बिहार में अपराध का बोलबाला है, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, विकास के काम रुके हुए हैं। ये दोनों सवाल बारी बारी से मैं जेडीयू और बीजेपी से ले लेता हूं। पहले सौरभ जी आप बताएं, जेडीयू की तरफ से चूंकि चलती सरकार आपकी है, जो आरोप विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं उसमें आप इनको कैसे काउंटर करेंगे? सौरभ जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? शायद हमारी आवाज नहीं मिल रही है। राघवेंद्र जी, ये ठीक कह रहे हैं कि
इनको यही लगता है कि सरकारें ऐसी भी होती हैं जिनके शासनकाल में लोगों को पेमेंट नहीं हो। आरजेडी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उनके शासनकाल में हाल क्या था। यही टीचर लोग बैठ करके लालू यादव के सम्मुख धरना दिया करते थे। लालू यादव उनके मंच पर चढ़ के कहा कि क्या कहते हैं, कांग्रेस की सरकारों को देख लीजिए, जब केवल विधायकों को तक का पेमेंट रोक दिया गया। उस सरकार हमसे सवाल पूछने वाली है। हमारे अभी जो सवाल सामने आया है वो ठीक है, इन्होंने क्या किया उसकी वजह से ये अब सत्ता में नहीं है। का पेमेंट इसलिए हो रहा है कि विकास की गति को हमने बहुत तीव्रता से बढ़ाया, इसलिए ठेकेदारों का पैसा सरकार के पास है। ये विकास का परिनायक है। ये हमारे यहाँ किसी भी तरह का अपराध की जो घटना घटी अररिया वाली, बहुत निशंस है, बहुत निंदनीय घटना है, लेकिन उस अपराधी को पकड़ लिया गया है और कानून के माध्यम से उसको उचित सजा भी दी जाएगी। हमारे यहाँ वैसे कोई गैंगवार नहीं है, गांव के गांव नहीं गुजारे जा रहे हैं। हमारे यहाँ लोग को चलना मुहर का घड़ी देख करके लोग चल पाते थे, बाहर निकल पाते थे, ऐसी स्थिति तो नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर भी दुरुस्त है, हमारी वित्तीय प्रबंधन भी बहुत सुदृढ़ है और आने वाले समय में हम इसको ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, राघवेंद्र जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रोशन जी और डॉक्टर राजकुमार जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मनीष जी और कुंदन जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास समय इतना ही था चर्चा में। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, बिहार को एक नया चेहरा सामने से मिलेगा। एनडीए की ही सरकार होगी, लेकिन नीतीश कुमार अब आगे चलकर मुख्यमंत्री नहीं होंगे, एक नया चेहरा मिलेगा। कई चुनौतियां हैं, सरकार चलते चलते भी व्यवस्था इस तरीके की होती है जहां चुनौतियां बड़ी होती जाती हैं और उन चुनौतियों से निपटना, उन चुनौतियों से पार पाना मुखिया का काम होता है। अपराध का एक वो दौर भी था जब संगठित अपराध, अपहरण, फिरौती, ये सब चीजें बिहार में हुआ करती थी। बिहार उससे उबरा है और बहुत आगे निकला है पिछले 20 सालों में। अब देखना यह है कि 2047 के नए भारत में बिहार जिस कल्पना के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो इस नए चेहरे के साथ में कहां तक पहुंचती है। नमस्कार। तो गठबंधन धर्म जो होता है वो भाजपा ने हमेशा बखूबी सम्मान पूर्वक निभाया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीजें तय हो रही हैं उसके हिसाब से तय हो रहा है। छोड़ करके हम तो यहाँ क्या करेंगे, यही रहेंगे। नाव का कोई पतवार नहीं, जिस बस्ती का कोई सरदार नहीं। बिहार तो राम भरोसे चल रहा है इस वक्त। करोड़ों महिलाओं के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार से बड़ा दूसरा इस देश में कोई नहीं। सरकार जो है सरकार बनाने में लगी, पेंशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है।